विचार के आक्रमण से मुक्त नहीं रही हैं। हमारे घर की व्यवस्थाएं देखो तो वही दिखाई देगा। हमारी खान-पान की, वस्त्र परिधान की पद्धति, शैली देखो तो वही दिखाई देता है। आज तो ठीक है, परंतु एक समय ऐसा था कि आप सूट-बूट पहने बिना अधिकारी के रूप में कार्यालय में नहीं जा सकते, या शर्ट पैंट पहने बिना बैंक में या ऑफिस में नहीं जा सकते। आप धोती पहनकर तो जा ही नहीं सकते। ये क्या बात है? ये तो सभ्य वेश नहीं है। यहाँ तक ये वस्त्र परिधान की शैली, खान-पान की शैली, दिनचर्या, घरों की, डाइनिंग रूम की या ड्राइंग रूम की या बेडरूम की व्यवस्था, यहाँ तक उस सेमिटिक जीवन दृष्टि का आक्रमण, जीवन शैली का आक्रमण हुआ है। कभी हिंदू घरों की कल्पना करो। बेडरूम के आधार पर घरों का वर्णन होता होता था कभी? नहीं होता था। हम लोग तो ऐसे थे कि माने प्रातःकाल स्नान करने के बाद में बिस्तर को छूना तक नहीं, इसलिए बिस्तर उठाकर, लपेटकर, उठाकर उसके निश्चित स्थान पर रख देना। बाकी घर में दिन में कभी भी बिस्तर बिछा हुआ, बेड बिछा हुआ तो होता ही नहीं था। दिन में यदि सोना है, तो इस प्रकार के कायदे से गद्दी की और व्यवस्था तो रुग्ण के लिए होगी। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वामकुक्षी के लिए चटाई या दरी ही होगी, कभी भी गादी, तकिया आदि नहीं होगा। तो हम ऐसी ऐसी जीवन शैली के लोग अब 3 बीएचके, 4 बीएचके के आधार पर ही घरों का वर्णन करने लगे हैं, और हमको ध्यान में भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, हम ऐसे कैसे हो गए हैं। तो ये स्वाभाविक हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि छोटी से छोटी बात, सार्वजनिक जीवन की हो या व्यक्तिगत जीवन की हो या कुटुंब के जीवन की हो, पूरा का पूरा आंतर बाह्य मानस पर, बुद्धि पर, हृदय पर, व्यवहार पर सेमिटिक दृष्टि का, सेमिटिक शैली का आक्रमण हुआ है। ये तो गंभीर चिंता का विषय है। परंतु हुआ क्या, 150 वर्ष के पूर्व लगभग शिक्षा को भारतीय बनाने का प्रयास तो शुरू हुआ और देशव्यापी भी हुआ, परंतु परंतु समाज जीवन को बदलने की आवश्यकता है, इसका विचार नहीं आया। इसके पूर्व के सत्र में भी हमारी यही चर्चा हो रही थी कि संपूर्ण समाज व्यवस्था जैसे बदल गई है। जैसा अभी पूर्व के सत्र में चर्चा हुई, हमारी समाज व्यवस्था का आधार है, आधार स्तंभ है, एक वर्णाश्रम व्यवस्था, दूसरी है पुरुषार्थ चतुष्टय, तीसरी है पंच यज्ञ, त्रिऋण आदि की जो कल्पना है, वंश परंपरा, पीढ़ियों को साथ में रहना, ये सारी व्यवस्था जो है विस्मृति के गर्त में चली गई, उपेक्षित हो गई। कहीं कोई चर्चा भी नहीं, कहीं कोई बोलता भी नहीं, कहीं कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था व्यवहार में है ही नहीं। इसका अर्थ है कि समाज व्यवस्था माने लोक जीवन। समाज व्यवस्था क्या है? लोक जीवन। फिर खेत खलिहानों में हो, कारखानों में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, कार्यालयों में हो, विद्यालयों में हो, घरों में हो, सार्वजनिक उत्सवों में, मेलों में, तीर्थ यात्राओं में, सर्वत्र सर्व समाज जीवन जो है वह उद्ध्वस्त हो गया, और उसके बारे में शास्त्रीय पद्धति से चिंता करने की आवश्यकता है, व्यावहारिक पद्धति से चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं, नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। हाँ, चिंता व्यक्त की जाती है, शिकायत की जाती है, अरे क्या स्वैराचार बढ़ गया है, नियम संयम का कुछ रहा ही नहीं, या वर्ण व्यवस्था तो रही ही नहीं। आश्रम व्यवस्था तो क्या होता है, कोई हमारी युवा पीढ़ी जानती भी नहीं है कि आश्रम व्यवस्था क्या होता है।
फिर पंचयज्ञ क्या होता है, ऋण त्रय क्या होता है, कोई जान। और शिकायतों का भी विषय नहीं रहा, अभी तो इतना विस्मृति में चला गया, फिर वो शिक्षा की बात तो होगी ही कैसे। इसलिए ये गंभीर विषय हो गया है। समाज व्यवस्था का मूल आधार धर्म है, तो धर्म से चलो ये सिखाने वाले। हाँ, धर्म के अनुसार जीवन होता कैसे है ये हमारे शास्त्र कहते हैं, परंतु शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों में परिवर्तन, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति, ये तो विद्वानों का काम है, ऋषियों का काम है। 80% लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, व्यवहार में, व्यवहार का जीवन जिएंगे। उनके लिए शास्त्र के कहे अनुसार धर्म के आधार पर जीवन की रचना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब वो धर्माचार्यों को करना चाहिए, मंदिर उसका केंद्र होना चाहिए, ये भी अनवस्था हो गई, वहां भी नहीं हो रहा है। राज्य व्यवस्था का आधिपत्य हो गया, राज्य व्यवस्था कानून से चलती है, समाज व्यवस्था धर्म से चलती है। और धर्म को बताने के लिए स्मृतियों की रचना हुई है। तो हमारी परंपरा में कानून व्यवस्था एक, वो राज्य संचालन के लिए है, स्मृति रचना दो, वह लोक जीवन के लिए, समाज जीवन के लिए हुई है। दोनों का आधार धर्म है। ये तो अभी सिखाने का विषय ही नहीं रहा। वानप्रस्थाश्रम ऐसा कुछ होता है ये पता ही नहीं है। वास्तव में व्यास विद्यापीठ ये वानप्रस्थाश्रमियों द्वारा किया जाने वाला काम है, परंतु अभी वानप्रस्थ बनेगा कौन? निवृत्त होना अखरता है कितना, वो तो कैसे होगा। और हो भी गए तो निवृत्ति के बाद क्या करना, क्या इतने झंझट और ये सब करना। ऐसा होता है, या तो समय कटता नहीं है, या तो करने के लिए कोई काम नहीं है, या तो काम करने की इच्छा नहीं है। तो जीवन हमारा बहुत ऐसे अव्यवस्था का शिकार हो गया है। इसमें से रास्ता निकालना है तो वह शास्त्र शिक्षा के के विद्यापीठों से ये समाज शिक्षा अथवा लोक शिक्षा और कुटुंब शिक्षा दोनों ही मार्गदर्शित होते रहे, उस प्रकार से व्यास विद्यापीठ का ये मुख्य काम रहेगा। संपूर्ण समाज को धर्म के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे करना ये सिखाना। और इसके लिए माध्यम, ये सारे आज भी माध्यम तो हैं। हमारे एक सत्र यह विषय आया था कि आज तो माध्यम आज भी है, मंचीय कार्यक्रम जितने भी होते हैं, गीत संगीत है, नृत्य नाट्य है, कथा वार्ता है, आज भी कथाएं बताई ही जाती हैं, कहानियां भी हैं। आज भी, आज तो अब और अधिक बढ़ गया, फिल्म है, टीवी सीरियल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और प्रिंट मीडिया है और मंचीय व्यवस्थाएं, ये तो सारी आज भी हैं, उतनी ही प्रभावी हैं, केवल उनका विषय वस्तु बदल गया। धर्म का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मनोरंजन, स्वैराचार, जो मन में आया वो करने की स्वतंत्रता, ये सब मुख्य बातें हो गई और धर्म नाम की कोई व्यवस्था रही नहीं। इसका ही परिणाम है। तो हमें व्यास विद्यापीठ के माध्यम से समाज जीवन को धर्म आधार पर पुनः व्यवस्थित करना है, और उसमें ये जो सारे माध्यम उपलब्ध हैं उनका सम्यक उपयोग करना है। इसके लिए सूत्र संचालन कौन करेगा? तो राम विद्यापीठ करेगा, क्योंकि अंततोगत्वा कुटुंब शिक्षा में, कुटुंब में तो ऐसी कोई संभावना बची नहीं है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे। मंदिर में भी ऐसी कोई व्यवस्था रही नहीं, दृष्टि भी रही नहीं कि वह समाज की धर्म आधारित शिक्षा की व्यवस्था करे। तो अंततोगत्वा दायित्व किस पर आता है? शिक्षा पर। इसलिए राम विद्यापीठ का ये मुख्य दायित्व रहेगा। इसलिए पितामही उपविद्यापीठ हुआ, यह तो कृति में भी आ गया।
व्यास विद्यापीठ ये भी उप विद्यापीठ होगा। बहुत शीघ्र ही जिस प्रकार से पितामही विद्यापीठ की रचना हो गई, स्थापना हो गई और उसके कार्यक्रम कृति रूप में शुरू हो गए, ऐसे ही शीघ्र निकट भविष्य में व्यास विद्यापीठ की भी रचना हो जाएगी और उसके माध्यम से धर्म आधारित समाज शिक्षा की व्यवस्था होने लगेगी। ये काम भगीरथ कार्य ही है, सरल तो नहीं है। लोकमत परिष्कार एक छोटी सी बात में भी लोक जीवन को हम बदल नहीं सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़े काम है। और व्यास मुनि जैसा महान व्यक्तित्व ही इसकी प्रेरणा हो सकता है। और व्यास मुनि ने स्वयं ने शास्त्र को लोक जीवन में पुराणों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से कैसे रूपांतरित करना, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए इसका नाम भी व्यास विद्यापीठ है। तो चिंतन सत्र की तो यहाँ समाप्ति होगी, परंतु कृति में ये आएगा और हम सबको कृति में जुड़ने के साथ साथ चिंतन करते रहना। अब कृति और चिंतन दोनों साथ साथ चलेंगे। कृति करने से हमारा चिंतन व्यवहार में लागू होने लगेगा और चिंतन करने से हमारी कृति परिष्कृत होती रहेगी। दोनों ही होना ही चाहिए। चिंतन जब तक कृति में नहीं उतरता तब तक तो उसका कोई अर्थ ही नहीं सिद्ध होगा। इसलिए अभी हम कृति की ओर जाएंगे। उन दोनों के बीच में कार्य योजना का भी विषय है। तो अभी आगामी वर्ष में पुनरुत्थान विद्यापीठ में इसकी कार्य योजना पर विचार होकर शीघ्र ही कृति रूप में यह चिंतन परिणत होने का प्रारंभ होगा। जो कृति होगी उसमें सभी श्रोताजन सहभागी बने, ये भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए चिंतन और कृति दोनों साथ साथ चलने में हम सब का एक साथ जो पुरुषार्थ होगा उसका ही परिणाम हमें देखने को मिलेगा। तो सबको कृति रूप व्यास विद्यापीठ में भी जुड़ने का निमंत्रण है। आगामी वर्ष में ये 2 महीने का ही केवल चिंतन सत्रों को विराम है। श्रावण शुक्ल पंचमी से पुनः पंचमी सप्तमी त्रयोदशी पुनः 3 प्रकार के 3 विषयों के चिंतन सत्र शुरू होंगे। राम विद्यापीठ वही निरंतरता में आगे बढ़ेगा। तो पंचमी को राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र रहेगा, सप्तमी को दैशिक शास्त्र सुबोध भाषा इस विषय का चिंतन सत्र होगा और त्रयोदशी को गुरुकुल आए गुरुकुल शुरू करे, ऐसे गुरुकुलों को लेकर चिंतन सत्र रहेगा। गुरुकुलों का तो कहीं कहीं अभी हमको देश भर में उदाहरण भी दिखने लगे हैं। लोग गुरुकुल शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं, प्रयास भी हो रहे हैं। उसी समय में 21वीं शताब्दी का परिप्रेक्ष्य ध्यान में लेकर हमारी शाश्वत गुरुकुल संकल्पना क्या होती है, इसका चिंतन हमें करना है। दैशिक शास्त्र आज के समय में हमारी समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक आधारभूत ऐसा 100 वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ है। उसका भाष्य करना यह हमारा एक विषय रहेगा। तो आप सब लोगों को उन चिंतन सत्रों में का और साथ ही उसके कृति रूप में भी सहभागी होने का निमंत्रण है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब जुड़े, सुना, सहभागी हुए चिंतन में, इसलिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हम ये यात्रा यहाँ कुछ समय के लिए पूर्ण कर रहे हैं। पुनः 2 महीने के बाद ये यात्रा नवीन स्वरूप में शुरू होगी। व्यास विद्यापीठ के इस अंतिम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र हमारा
इस सभी सत्र में जो भी चिंतन हमने सुना और हमने भी किया, इसमें जो कुछ भी हमको प्रश्न है, उस प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नोत्तरिका रहेगा। प्रश्नोत्तरी में तो 2 ही नाम आए हैं। अरे हसुमती बेन, ये हाँ, प्रश्नोत्तरी का सत्र हाँ, नहीं है, अनुभव सॉरी कथन का है। सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ, ये अनुभव कथन का सत्र है। तो 2 नाम आए हैं। सबसे पहले दिनेश जी का नाम है और बाद में रामचंद्र जी का है। तो हम दिनेश जी से निवेदन करते हैं कि वो हम अपना अनुभव कथन करें। ताई जी, आपको प्रणाम। और आज इस सत्र में उपस्थित आप सभी जो हमारे साथ इतने दिन तक रहे, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्ते। व्यास विद्यापीठ को हमने शुरू में समझा था कि यह ग्रंथों के अध्ययन से संबंधित होगा या शास्त्रों के अध्ययन से संबंधित होगा। जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसको व्यास जी ने किस तरह से व्यवस्थित किया उससे संबंधित होगा, यही मान करके हम चल रहे थे। लेकिन 2-3 सत्रों के बाद ही स्पष्ट हो गया कि यह तो बहुत व्यापक विषय को लेकर के चल रहा है। हमारे सामाजिक, व्यक्तिगत और उसमें राष्ट्रीय भी जोड़ें, तीनों को लेकर के जो कुछ भी है, चाहे व्यक्तिगत है, कौटुंबिक है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, जो भी विषय हैं वह सब इसमें समाहित हो जाते हैं। इसमें तो राम विद्यापीठ का भी विषय समाहित है और इसमें पितामही विद्यापीठ का भी विषय समाहित है। इतना व्यापक इसका विस्तार हुआ। और समाज के सभी वर्ग जो दैनिक जीवन में करते हैं या सामाजिक जीवन में जो भी करते हैं, राष्ट्रीय जीवन में करते हैं, चाहे व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पर्व हो, उत्सव हो, त्योहार हो, इन सब को इस व्यास विद्यापीठ में समाहित किया गया। और जिस तरह से ताई जी ने एक एक विषय को समझाते हुए, एक एक विषय पर विस्तार से बात रखते हुए इसको पूरा किया है 18-20 सत्रों में, इससे बड़ी व्यापक दृष्टि बनी है। और सबसे प्रमुख बात जो स्पष्ट हुई कि लोक जीवन में जो शिक्षा के केंद्र थे या हैं, अभी भी हैं, वह मंदिर हैं। हम मंदिरों को केवल पूजा पाठ तक सीमित समझते थे या आध्यात्मिक प्रवचन तक समझते थे, लेकिन इसके विभिन्न जो उत्तरदायित्व इसमें पूरे किए जाते हैं वह जान करके बड़ी हम समझे संतुष्टि मिली। और जब हम मन में सोचने लगे और जाने लगे, देखने लगे मंदिरों के जो पुराने सब स्वरूप हैं उनको, तो पता चला कि सब कुछ तो यहीं से होता था। और एक अनुभव बताऊं प्रत्यक्ष रूप से कि यहाँ कल्याण के बगल में ही, जहां मैं रहता हूं, बगल में ही डोंबिवली एक जगह है। डोंबिवली में एक गणेश मंदिर प्रतिष्ठान है तो गणेश जी का मंदिर, स्वाभाविक है कि वहां पर पूजा होती ही है। जिस तरह से दर्शन होते हैं, पूजा होती तो होती ही है। लेकिन गणेश मंदिर प्रतिष्ठान समग्र सामाजिक जागरण का एक केंद्र है। वहां पर जाकर हमने देखा, बहुत दिनों से जाते हैं, पिछले 20-22 सालों से तो संपर्क रहा ही है, लेकिन जिस दृष्टि से इस बीच हमने जाकर के देखा वह दृष्टि पहले नहीं थी कि वहां पर महाराष्ट्र भर से विद्वान समय लेते हैं वहां प्रतिष्ठान में आने के लिए। वहां व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, वहां पर विभिन्न सामाजिक दायित्वों की शिक्षा दी जाती है। सब अलग अलग लोग और अलग अलग कक्ष हैं, अलग अलग सभा कक्ष हैं, उसी में आकर के बैठते हैं। उसी में कहीं गायन हो रहा है, कहीं वादन हो रहा है, कहीं व्याकरण की शिक्षा दी जा रही है, कहीं पर लौकिक जीवन की दी जा रही है, कहीं पर अध्यात्म की दी जा रही है। एक दिन में ही एक साथ ही 3-3, 4-4 चीजें चलती हैं और निरंतर चलती रहती हैं। तो अब ये तो उसका एक ही
मुझे लगा छोटा सा है। मंदिरों का जब बड़ा व्यापक रहा होगा तो वहाँ पर शिल्प की शिक्षा दी जाती रही होगी, वहाँ पर जीवन विकास के अन्य सारे सिखाए जाते रहे होंगे। तो मंदिरों को जिस तरह से एक केवल आध्यात्मिक केंद्र बना करके रख दिया गया है, वह उतना ही नहीं है। मंदिरों का बहुत व्यापक कार्य रहा है, बहुत जिम्मेदारी रही है और उसे पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। तो व्यास विद्यापीठ में जो भी विषय आए, उनको पढ़ करके लगा कि हमारा पूरा जीवन, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कर्मकांड का हो, पूजा का हो, पूरी जीवन पद्धति है। उत्सव, मेले, त्योहार पर जो कुछ भी हैं, कलाकार, शिल्पकार, उद्योजक, व्यवसायी, कृषक, गोपालक, जितने भी हैं वह सब इसमें शामिल हो जाते हैं। और इस दृष्टि से अब जो वर्ग ताई जी ने बताए थे, ऋषि, विद्वान, अभिजन, बहुजन, उन सब की भूमिका और उन सब का सामाजिक क्षेत्र समझ में आ गया है। और इसी दृष्टि से अब पुस्तकों को जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मन में आ जाता है मेरे कि व्यास विद्यापीठ से संबंधित होगा कि राम विद्यापीठ से संबंधित होगा कि पितामही विद्यापीठ से संबंधित होगा। पुस्तकें देख करके ही समझ में आ जाता है और फिर वो दृष्टि बन जाती है उसको पढ़ने की। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मेरा ये इतना ही आज का कथन है। धन्यवाद। रामचंद्र जी। प्रणाम ताई, सभी को नमस्कार। जब से व्यास विद्यापीठ का व्याख्यान शुरू हुआ, व्याख्यान माला शुरू हुई, तब से ये ध्यान में आता रहा कि जैसे कि ताई ने कहा है, 80% जन ये कर्म को भगवान, कर्म को ईश्वर मानने वाले लोग होते हैं और इस समय तो कर्म में गायत्री ही मंत्र की जो दुर्दशा रममान होने पड़ी वाले है लोग होते हैं। उनकी आवश्यकता इस भयंकर युग में, हे विश्व भगवान, समझने की अलग है। उनके कार्य के द्वारा उनके ईश्वर की पहचान उन्हें होनी चाहिए। उन्हें संस्कृति की पहचान भी उसी ही मार्ग से होनी चाहिए। व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की, सभी पुराणों को क्रम दे दिया और पुराणों द्वारा इन्हीं लोगों के लिए अनेक कथाएं भक्ति का मार्ग या ज्ञान मार्ग या अन्य मार्ग उन्हीं कथाओं के द्वारा लिखे गए। तो ध्यान में आ गया कि जैसे कि भागवत कथाएं चलती है, वैसे कुछ न कुछ अभी भी चलना चाहिए। तो मैंने पुराणों में संशोधन करना शुरू किया कि क्या इन कथाओं को फिर एक बार विस्तृत रूप से या संक्षिप्त रूप में हमें जनलोक में अलग ढंग से युगानुकूल पहुंचाया जा सकता है। तो मैंने एक कथा देखी, महाराष्ट्र में या और कई जगह भी होगा, मार्गशीर्ष महीने में हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। उस समय पद्म पुराण में ब्रह्मखंड में 11वें अध्याय में एक कथा जो आई है श्यामा बाला की, जो लक्ष्मी का व्रत करती है, लक्ष्मी का पूजन करती है, वो कथा पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है और गुरुवार को उसका व्रत किया जाता है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस कथा में एक वाक्य मैंने पढ़ा जो कहता है कि नमक यह सौराष्ट्र का सोना है। ये ऐसा क्यों लिखा है? तो नमक ये सौराष्ट्र का सोना है, कथा लक्ष्मी की है और इस बारे में पद्म पुराण में ऐसा क्यों लिखा है? तो ध्यान में आ गया, जैसे कि मैंने अपना एक ग्रंथ लिखते समय सभी प्रवास वर्णन जो विदेशी लोगों ने किए हैं वो पढ़े थे। जैसे कि अल्बेरुनी का था, फाइयान का था, इत्सिंग का था और हुयेन संग का था। तो इन प्रवास वर्णनों में भारत में किस चीज का व्यापार होता था और कैसे कैसे व्यापार होता था इसका वर्णन आया है। तो उसमें नमक ये महत्वपूर्ण बात रखता है। तो इसके कारण भारत में हमेशा समृद्धि रही है। नमक
यह भारत की बड़ी व्यापार के लिए देन रही है, आज भी है, क्योंकि सागर किनारा भारत को ही मिला है और मानसून के कारण भारत में 8 महीने धूप रहती है और इसके कारण यहाँ नमक तैयार होता है। और ये नमक जैसे सौराष्ट्र का सोना है, वो व्यापार करने से वहां पे समृद्धि आती है, वैसे ही अनेक जगह इसका व्यापार निर्मित होकर व्यापार होता था। तो ये बात अगर हमारे समझ में आ गई, महिलाओं के समझ में बहनों के समझ में आ गई कि नमक यह अगर सौराष्ट्र का सोना है तो महाराष्ट्र का कुछ और सोना होगा, पंजाब का कुछ और सोना होगा, या हमारे गांव का कुछ और सोना होगा, या स्वयं का कुछ और सोना होगा। यानी ये विशेषता लक्ष्मी व्रत के लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे कि द्वारका नगरी का निर्माण किया गया, मथुरा से वहां से विस्थापित होकर श्री कृष्ण जी ने द्वारका में ही क्यों नगरी बसाई, समुद्र को हटाकर, जैसे कि महाभारत में कहा गया है। तो इसका भी संबंध उसी व्यापार से आता है, जहां से द्वारकानाथ मिश्र ने काव्य में कृष्णायन में कहा कि श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी में अपने आर्यजनों को पश्चिम तट से व्यापार करवा के हर घर में, यानी 3 लाख घरों में सोना, चांदी, मोती लाकर भरा दिए। तो इस काव्य में स्पष्ट है कि वहां से मोसेपोटेमिया या ओमान, इस गांवों में या शहरों में द्वारका नगरी का व्यापार होता था। तो इतना छोटा सा वाक्य, नमक सौराष्ट्र का सोना है, इसके पीछे ये अर्थ छिपा हुआ है। पुराण कथाओं में ऐसे अनेक अर्थ मुझे मिलने लगे और मैंने ये सोच रखा, मेरा ये अनुभव उसे मुझे प्राप्त हुआ कि ऐसी अनेक कथाएं चुनकर इस तरह पुराण कथाओं में से लोक के लिए अनेक संदेश पर कथाएं फिर एक बार लिखी जाए और लोगों को प्रस्तुत किया जाए। ये व्यास जिन्हें जो किया है, इसी तरह हम भी कुछ कर सकते हैं क्या, इस पर मेरा अभी सोच विचार शुरू हुआ है। जी ताई। संदीप जी। प्रणाम ताई, सभी को नमस्ते। ताई, 5 वर्ष पूर्व गुरुकुल शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर के पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ा, ग्रंथमाला का अध्ययन प्रारंभ किया। वो सारा हुआ, ज्ञान सागर के साथ में जुड़े रहे। उसके बाद में रामार्पण के कार्यक्रम में राम विद्यापीठ को सुना कि कुछ ऐसा हो। हमारे अध्ययन सत्रों में भी सभी कुछ चला, लेकिन पिछले 10 माह में हमने जो तीनों राम विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ को लेकर के चिंतन किया है, तो उससे व्यक्तिगत चिंतन की दिशा और ठहराव में और वृद्धि हुई है। पहले यूं लगता था कि जैसे सतही होकर के एक कुछ विषय या बिंदु को लेकर के ही हम स्पेसिफाई हो रखे हैं, लेकिन यह तीनों सत्र सुन करके यह समझ में आया कि ये 3 अलग अलग तो नहीं है, ये हैं तो सारे एक ही। और पूरी हमारी समाज रचना कैसे ठीक होगी, तो उसमें किस किस की क्या भूमिका होगी और शिक्षा के माध्यम से हम सब ये कैसे कर पाएंगे। तो सभी कुछ व्यवस्थाएं हमारे राष्ट्र जीवन की, समाज व्यवस्था को ठीक करते हुए हमारे मूल सिद्धांतों पे कैसे आएगी, इन तीनों विद्यापीठ के बारे में सुनकर के स्पष्टता हुई है। पहले यूं लगता था कि ये तीनों एक अलग अलग प्रकार के हैं। व्यास विद्यापीठ का अपना एक लोक शिक्षा का काम है, पितामही विद्यापीठ कुटुंब शिक्षा में काम करेगा और समग्र शिक्षा को लेकर के हमारा राम विद्यापीठ करेगा। लेकिन अब यूं हुआ कि ये तीनों तो 3 नहीं है, ये सारा मिला करके एक है और करने के आयाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी बहुत स्पष्टता हुई। चिंतन
थोड़ा सा दृढ़ हुआ है, ऐसा लगता है इन सभी विद्यापीठ के बारे में करके। साथ में ही कार्य योजना कैसे बनेगी और किन के माध्यम से बनेगी, हमारे समाज जीवन की रचनाएं ठीक किस किस प्रकार से होगी। जैसे कि गृहस्थ जीवन है, उसको तो आज भी हम ब्रह्मचर्य के बारे में हम चिंतित नहीं है, लेकिन गृहस्थी बसानी है, विवाह करना है। चारों में से सिर्फ ये गृहस्थ जीवन इतना कुछ टिका है, विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार को पकड़ रखा है, इसीलिए बड़े बड़े आयोजन करना या जो कुछ भी करना। तो इन सब को देखते हैं तो यूं लगता है कि हमने अभी जो दूसरा काम स्थापित करने का है कि विवाह संस्कार को तो ठीक करना ही है, उसके साथ में जो हमारे को वानप्रस्थ की प्रतिष्ठा करनी है और वानप्रस्थ के लिए प्रवृत्त करना है समाज में। हमारे जैसे जो प्रौढ़ अवस्था में आ रहे हैं ऐसे लोग, या जो वानप्रस्थ में आ चुके हैं, उनको भी उस आयु के साथ में कैसे जाएंगे और कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए व्यास विद्यापीठ में पूरे वर्ष भर में हमने जो चिंतन किया है वो बहुत परिणामकारी लगता है ताई। तो अनुभव और चिंतन को और ज्यादा फोकस किया है इन 10 माह के व्यास विद्यापीठ के चिंतन ने। तो अंदर से बड़ा प्रसन्नता भी है कि हमने इतना कुछ सीखा है, और आगे हम क्या करेंगे, इसको और परिष्कृत रूप में कैसे सुनेंगे, तो उसकी जिज्ञासा भी है कि हाँ, आने वाले समय के अंदर जब हम इसमें से विषयों का चयन करेंगे, देशिक शास्त्र पे जाएंगे, या और जो हम जैसे गुरुकुल शुरू करें, ऐसे ही आओ वानप्रस्थ स्थापित करें, इस प्रकार के जो भी काम है, तो उसके लिए मन में उत्साह भी है आने वाले समय के लिए। मेरी ओर से इतना है। प्रणाम। नियति ताई। जी नमस्ते सभी को। जब ज्ञान सागर महाप्रकल्प के ग्रंथों को अयोध्या लेकर गए और रामार्पण किया, तब राम विद्यापीठ का नाम सुना था। तो उसके बारे में बहुत कल्पना नहीं थी, पर नाम सुना था। व्यास विद्यापीठ तो एकदम आया और फिर एक अद्भुत कल्पना लगी। तो उसमें भी शुरू में ऐसा लगा था कि व्यास जी के बारे में बताया जाएगा या ये, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका स्वरूप समझ में आया और लोक शिक्षा का भी महत्व समझ में आया। फिर दूसरा ये समस्या का बहुत बड़ा उपाय लगा कि जब ताई जी ने कहा कि व्यास विद्यापीठ सेंसर बोर्ड का भी काम करेगा, विज्ञापन भी बनाएगा, और आज जो लोक कला को बाजारू कर दिया है, मतलब आय का साधन बना लिया लोक कला को, और सब लोकगीत जो है सब शहर के लोग ही गा रहे हैं। तो ये सब मालूम पड़ा। फिर लोक शिक्षा में नुक्कड़ नाटक का लिखना, साहित्य लिखना, इन सब बातों से लगा कि हम जो सोचते हैं उसको यदि दूसरी दृष्टि मिलती है तब आपको कैसा अनुभव होता है। तो ये तीनों सत्रों में चिंतन सत्र हैं, तो अभी चिंतन तो शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बीज डाले गए हैं। अब ये हम सब श्रोताओं की व्यक्तिगत अनुभव पर उनके बीजों से जो निकलेगा परिपाक, वो मतलब उसके अनुभव का निचोड़ होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि व्यास विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और राम विद्यापीठ, ये बहुत ही अलग अलग भूमि लिए इन्होंने। पितामही विद्यापीठ के बारे में भी इतना नहीं सुना था या इतना नहीं मालूम था, और व्यास विद्यापीठ आज भी ये कल्पना हम लोगों को जब बताते हैं तो उनको भी एकदम लगता है कि ये विचार कैसे आए होंगे, ये विचार कैसा किया होगा, और वो अब देशिक शास्त्र वगैरह में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो व्यास विद्यापीठ में कई बातें भी वैसे मालूम पड़ी। व्यास शैली होती है, व्यास सूत्र हैं, व्यास जी ने इतना लिखा है। तो ये भी आश्चर्य लगता है कि इतना एक जीवन में इतना सब कुछ कैसे किया जा सकता है।
फिर हमारी लोक शिक्षा कितनी प्रगल्भ थी पहले, ये सब भी बातें मालूम पड़ी। नहीं तो अभी तक तो हमें 2-3 जो लोक गायिका हैं, हाँ ये लोकगीत गाती हैं, लोक शिक्षा क्या है, लोक कला क्या है, लोक संगीत क्या है, इनसे मतलब इनको समझने की एक दृष्टि मिली। अस्तु। जिस किसी को अपना अनुभव कथन करना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रकाश जी कहिए। नमस्ते ताई, सभी को प्रणाम। मैं भी ये तीनों पितामही विद्यापीठ हो, अपना राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, सभी के सत्रों में उपस्थित रहा हूँ। लेकिन एक बार मैंने ताई जी से कहा था कि एक समीक्षा के सत्र में था, तो उस समय मैं ताई को कहा कि मेरे दिमाग में खिचड़ी बन रही है, पक रही है। तो कई विषय दिमाग में रहते थे। सोचता था कि कुटुंब में हो, समाज में हो, अपने राष्ट्रीय जीवन में हो या अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों में हो, जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण तो जीवन दृष्टि ही है। तो ये जीवन दृष्टि स्पष्ट होना, ये तीनों जब पितामही हो, राम व्यासपीठ विद्यापीठ हो, ये जब सुनता था तो एक एक एक, एक क्लियर होता गया। पूरा क्लियर हुआ है ऐसा तो मैं अभी दावा नहीं कर सकता, लेकिन खिचड़ी पक रही है इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कल्पनाएं स्पष्ट हो रही है। अभी भी मन में कई प्रश्न होते हैं कि जैसे हम तय हमेशा कहते हैं कि धर्म शिक्षा हो, कर्म शिक्षा हो और शास्त्र शिक्षा हो, इसका विभाजन कैसे हो। ये तो ठीक है, कुटुंब में पितामही विद्यापीठ में हम उसकी विचार कर रहे हैं, धर्म शिक्षा और कर्म शिक्षा के बारे में। फिर विद्यालय में क्या होता है? शिक्षा अगर ज्ञान की व्यवस्था है तो विद्यालय में तो जानकारी मिलती है, ज्ञान कहाँ मिलता है? और ज्ञान तो हम आत्मज्ञान कहते हैं, तो वो तो विद्यालय में नहीं होता, वो तो उपयोजनात्मक वहां पर सिर्फ होता है। तो फिर उसे ज्ञानालय क्यों नहीं कहते, विद्यालय क्यों कहते हैं? ऐसे कई प्रश्न मन में उभरते हैं। वो भी धीरे धीरे अभी अगले जब जब चिंतन सत्र हो गए तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों सत्र काफी अच्छे रहे और एक बात तो समझ में आई कि सारी समस्याओं के जड़ में शिक्षा का अभाव है। अभाव बोले तो शिक्षा भारतीय नहीं है, देखने की जीवन दृष्टि ही अब्राहमिक होने के कारण ही ये सब हो रहा है, इतना तो पक्का हो गया है। इसीलिए चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे मंदिर, जो भी शिक्षा के केंद्र है, जो हम 3 केंद्र कहते हैं, उसका जब तक भारतीयकरण नहीं होगा तब तक तो ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। इसीलिए प्रयास तो करना पड़ेगा। एक मुद्दा अभी किसी ने कहा था कि वानप्रस्थी, अभी यही हमारा पोटेंशियल है। बाकी तरुण वर्ग तो अपने अपनी करियर के पीछे लगा है, बूढ़े तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वानप्रस्थी को हम किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, कैसे सक्रिय कर सकते हैं, इसी के द्वारा ही ये शिक्षा हम जो करना चाहते हैं पुनरुत्थान विद्यापीठ, वो वानप्रस्थी के द्वारा ही संभव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो अगले चिंतन सत्र में एक मुद्दे आएंगे, तब मेरे जो दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए ताई को धन्यवाद भी देता हूँ, काफी कल्पना स्पष्ट हुई है और आप सभी का भी धन्यवाद। ठीक है। लता जी। लता जी। हाँ, नमस्ते। मेरा 2 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। पहला व्यास विद्यापीठ नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यास महर्षि ने वेद को विभाजित किया था, तो महाभारत लिखा था, उन्होंने ही पुराण का भी लेखन किया है। तो शास्त्र से लेकर बहुजन के लिए कैसे पहुंच सकता है वो ज्ञान,
वो महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। वो नाम इस चिंतन को रखे मुझे ये लगा शास्त्र ज्ञान ही लोक में आना है और किस तरीके से आना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा है आचार्य अध्ययन में भी ये आता है, लोक शिक्षा के बारे में पढ़ा था एक बार, लेकिन ताई से वो सुनकर प्रत्यक्ष जो अनुभव मिला वो बहुत अच्छा था। किस आयाम से हम सोच सकते हैं, क्या क्या विस्तार हो सकता है वो मालूम पड़ गया। अभी समाज को देखने का एक सूक्ष्म दृष्टि मिल रहा है। ये मेरा कुछ अनुभव था। नमस्ते। नंदिनी जी। जी नमस्कार सभी को। मैं कुछ माह पूर्व ही इन सभी चीज़ों से जुड़ी हूँ और बहुत ही नई हूँ। मेरे लिए तो ये सब मतलब ऐसा लगता है कि एक कुछ अलग ही दुनिया खुल गई है विचारों की। तो आप सभी विद्वानों को सुनना और सभी के विचारों को सुनना बहुत प्रेरित कर रहा है और समझ में आया है कि हाँ किस तरह से कभी इस बारे में मतलब सोचा ही नहीं था कि हाँ पश्चिमी शिक्षा हावी हो गई है, पर मतलब वो तो जैसे रूटीन में है, उसका कुछ लगता भी नहीं था। लेकिन जब से इन चिंतन सत्रों में जुड़ी हूँ तो समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे मूल्यों को स्थापित करने के लिए, पुराने मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमें कितना कार्य करना है और वो कितना जरूरी है, जिससे कि हम अपने भारतवर्ष की गरिमा को फिर से स्थापित कर सकते हैं। या हमारा समाज जो इतना भटक गया है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर स्तर पे भटक गया है, तो उसको हमारे पुराने जो मूल्य हैं उनको स्थापित करके ही शायद फिर से सुधारा जा सकता है। सोचें तो ये एक बहुत ही भगीरथ कार्य है और मतलब किसी समय का दायरा हम बांध नहीं सकते हैं कि इतने ही समय में होगा। ये तो शायद पीढ़ियों तक चलने वाला काम है। लेकिन ताई जी के उद्बोधन सुन के समझ में आ रहा है कि कितने क्षेत्रों में और किस किस तरह से मानसिक बदलाव की जरूरत है। मैं तो एक बहुत ही अल्प बुद्धि और बहुत अल्प ज्ञानी व्यक्ति हूँ। आप लोगों को सुन सुन के थोड़ी बहुत समझ बढ़ रही है, इससे ज्यादा बहुत तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। पर हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन सभी सत्रों से जुड़ पा रही हूँ और सबको सुन पा रही हूँ। तो सोचने का और निश्चित रूप से कुछ कर पाऊं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। इसी के साथ ताई जी को और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। विनोद जी। हाँ, मैं विनोद सिन्हा दिल्ली से। सबको नमस्ते। नमस्ते ताई जी। प्रथम सत्र चिंतन का जो हुआ था उसी से स्पष्ट किया कि ये व्यास विद्यापीठ जो है वो लोक शिक्षण के लिए, हमारा बहुजन जो है वो शास्त्रों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से कर पाने में अपने कार्यों के कारण समर्थ नहीं हो पाएगा। तो लोक शिक्षण के माध्यम से ही उन्हें ये शास्त्रों का ज्ञान दिया जा सकता है और हमारा जो जीवन है उसको कैसे संचालित किया जा सकता है ये हो सकता है। पूर्व में चातुर्मास में धर्माचार्यों की संसद होती थी, वो मिलते थे 4 महीने और उसके बाद आपस में चर्चा करने के बाद में एक नीति निर्धारित होती थी कि समाज में जाकर लोक शिक्षण कैसे किया जाए। तो अभी वो उतना व्यापक रूप से तो हो नहीं रहा है, परंतु हो सकता है। धर्माचार्यों को ही इसका मुख्य दायित्व है। वैसे तो हम सारे लोग इससे जुड़े हैं,
और हमें भी करना है, परंतु धर्माचार्यों को अगर हम इस रूप में फिर से एकत्रित कर सकें और उनसे अनुरोध करके समाज में जाकर ये सारी बातें लोक शिक्षण करें, तो ये एक आयाम होगा हमारा। दूसरी बात है लोक शिक्षण का माध्यम सोशल मीडिया है, फिर नुक्कड़ नाटक वगैरह है, लोक संगीत है। तो इन सबों के लिए हमारे जो अभिजन हैं उनको प्रेरित करके समाज के बीच ले जाकर वो लोग समाज के बीच जाएं और लोगों को शिक्षित करें, ऐसा अगर हो तो ये जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और हम सब लोगों का सहयोग, जितने सारे लोग हैं, हम सब भी इसके माध्यम बने तो ये अति उत्तम होगा, ऐसा मेरा निवेदन भी है सभी लोगों से। और ये मेरे मन में इस तरह का विचार आता है। मेरी बात यही समाप्त हुई। अब किसी को अपनी बात रखनी है तो आप अपने रखें। सबको नमस्कार। अभी सब लोगों ने अपना अपना अनुभव कथन